हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष सिंह और आज हम लोग एनपीओ के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। ठीक है, तो देखो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो पहले हम इस तरह से हेडिंग दे देंगे, 4 कॉलम बनाते हैं, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कौन सा एक्सपेंस को दिखाते हैं, तो कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस को दिखाते हैं। और कौन सा इनकम को दिखाते हैं, तो रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम को दिखाने के बाद अंत में क्या करते हैं, बैलेंस का काम करते हैं। तो अगर डेबिट साइड कम होता है तो डेबिट साइड हम क्या लिख कर बैलेंस करते हैं, सरप्लस। और क्रेडिट साइड आपका कम होता है तो क्या लिख कर बैलेंस करते हैं, डेफिसिट। ठीक है, सरप्लस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और डेफिसिट को हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग किससे किया जाता है, तो अगर डेबिट साइड आपका कम हो रहा है तो सरप्लस से बैलेंस करते हैं, और क्रेडिट साइड कम हो जाता है तो डेफिसिट से बैलेंस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस को हम क्या दिखाएंगे, सरप्लस या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अगर क्रेडिट साइड बैलेंस कर रहे हैं तो क्या लिख कर बैलेंस करेंगे, डेफिसिट। इसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरप्लस। कैश इन हैंड आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, कैपिटल फंड भी नहीं होगा। नेट प्रॉफिट जो है वो आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया जाता है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंसिंग हम किससे करते हैं, नेट प्रॉफिट से। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंसिंग किससे करते हैं, सरप्लस या डेफिसिट से। यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर हो जाएगा या एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होगा। तो हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ए क्लब। अब देखो पहले यहाँ देखना आप लोग, आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब होता है कि इनकम आपका बकाया है, ये इनकम आपको मिलने वाला है। मतलब ये कौन सा नेचर का हो गया, रिसीवेबल नेचर का। तो जो मिलने वाला होता है वो आपका क्या है, फ्यूचर बेनिफिट है, वो एसेट्स हो गया। ठीक है, उसी तरह एक और ले लेते हैं, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या है, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, पढ़ा रहे हैं और आप लोग से ट्यूशन पे हमने एडवांस में लिया। तो हमने जो ट्यूशन पे एडवांस में लिया वो मेरे लिए क्या हो गया, एडवांस इनकम हो गया। तो अब हमको क्या करना है, आपको पढ़ाना है, हमको सर्विस पे करना है। तो एडवांस इनकम क्या हो गया आपका, पेबल नेचर का हो जाएगा। तो पेबल नेचर का क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। तो उसी तरह से क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन भी आपका इनकम ही होता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन आपका इनकम होता है तो सेम कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, रिसीवेबल नेचर का है, एसेट्स हो जाएगा। हाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, एडवांस इनकम की तरह क्या हो जाएगा, ये पेबल नेचर का है। तो इसको हम कहाँ दिखा देंगे, लायबिलिटी में, लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन बताओ आपका क्या हो जाएगा, ये लायबिलिटी है, पेबल नेचर का है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 19 नंबर, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, जो हमको मिलने वाला है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को हम लोग क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन हमें मिलने वाला है, ये हमारा फ्यूचर बेनिफिट है। तो फ्यूचर बेनिफिट आपका क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल को हम लोग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और रिसीवेबल नेचर का होता है तो रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया, एसेट्स हो गया, फ्यूचर बेनिफिट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शोन इन। अब देखो ध्यान से, अभी हम जस्ट पहले बताएं कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस को दिखाते हैं और रेवेन्यू इनकम्स को दिखाते हैं। यानी कि रेवेन्यू नेचर वाले जितने भी एक्सपेंस और इनकम होते हैं सबको हम कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, एनपीओ में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
तो हम लोग रेवेन्यू नेचर का जो भी आइटम है उसको हम किस में दिखा देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बैलेंस शीट में कौन वाला दिखाते हैं, तो जो कैपिटल नेचर वाले होते हैं, यानी कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट, ठीक है। ये दोनों आपका कहाँ जाता है, तो जितने भी कैपिटल नेचर वाले होते हैं या तो कह सकते हो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल पेमेंट, ये दोनों आपका कहाँ चला जाता है, बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसीप्ट को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, ठीक है। और कैपिटल पेमेंट को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, एसेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब देखो नेक्स्ट क्या है कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करने के लिए एक लेआउट बना लेते हैं। मान लो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैसे लेआउट बना देंगे, कॉलम बना देना पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 2 कॉलम। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ऐड क्या करते हैं हम लोग, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का, और एक और ऐड करते हैं एडवांस, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का। उसी तरह लेस कर देंगे, लेस हम क्या करेंगे, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ते हैं तो प्रीवियस ईयर का एडवांस, क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर का एडवांस हम लोग जोड़ते हैं तो करेंट ईयर का एडवांस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया आपका 50,000, हम यहाँ दे दिए सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट कितना, 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर का मतलब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया है, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका 8,000 यहाँ दे दो। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपका ये हो गया 6,000 यहाँ कर दो। इसमें आपका कहीं भी एडवांस नहीं दिया है, ना प्रीवियस ईयर का एडवांस दिया है, ना करेंट ईयर का एडवांस दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसका एडअप करते हैं, माइनस करते हैं। तो देखो 8,000 को आप यहाँ पे प्लस कर दो, आपका ये हो जाएगा 58,000, और 6,000 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो 58 में 6,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 52,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी, यानी कि नेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन हमारा कितना आ गया, 52,000। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका मिलता है एग्जाम में, ठीक है ना। क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000। तो सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम होगा, तो इस तरह से हम लोग सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनमें से कौन इनकम नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। सब्सक्रिप्शन हमारा क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। डोनेशन ये भी आपका इनकम है, ये भी आपका क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ टिकट भी आपका क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जितने भी होते हैं आपका इनकम हो जाएगा। इंडोमेंट फंड आपका इनकम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड आपका इनकम नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन इनकम नहीं है, तो सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है, डोनेशन इनकम है, सेल ऑफ टिकट इनकम है, इंडोमेंट फंड आपका इनकम नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट है मोस्ट ट्रांजेक्शन्स इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स आर, एनपीओ में ज़्यादातर यानी कि अधिकतर कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, तो कहेंगे मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है, लेकिन मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आपका क्या होता है, मान लो कि रेशियो बना लो, जैसे 90% कैश ट्रांजेक्शन होगा, 10% क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन क्या चीज़ में होता है, कैश में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कैश, यानी कि एनपीओ में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन क्या होता है, कैश का होता है, ठीक है। विच आइटम्स इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सा आइटम को दिखाते हैं, तो ऑल रिसिप्ट्स, ऑल पेमेंट्स, ठीक है। जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं, ऑल रिसिप्ट में आपका क्या होगा, 2 रिसिप्ट हो जाएगा। एक होता है आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है, और एक आपका क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जितने भी रिसिप्ट्स है उसको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। ऑल पेमेंट्स, पेमेंट भी 2 तरह का पेमेंट हो जाता है, एक कैपिटल पेमेंट होता है और एक
रेवेन्यू पेमेंट होता है, ठीक है। तो जितने भी रिसीप्ट्स होते हैं, पेमेंट होते हैं, सबको हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। किसको नहीं दिखाते हैं? तो जो आपका नॉन कैश आइटम हो, नॉन कैश आइटम्स को हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। एडजस्टमेंट्स को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ देखना है आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया, नॉन कैश आइटम है, इसको नहीं दिखाते हैं। डिप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, इसको नहीं दिखाते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का जनरल एंट्री आप लोग पढ़े होगे 11th में, क्या एंट्री होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस एंट्री में कहीं भी कैश नहीं दिख रहा है, तो आपका कौन सा आइटम हो गया? नॉन कैश आइटम हो गया। तो नॉन कैश आइटम को हम लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का हम लोग एंट्री क्या पढ़े हैं? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इस एंट्री में भी कहीं भी कैश आइटम नहीं दिख रहा है, ये आपका कौन सा आइटम हो गया? नॉन कैश आइटम हो गया, तो डिप्रिसिएशन भी नहीं होगा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन का क्या एंट्री होगा? तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन का एंट्री होता है एक्रूड सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। इसमें भी कहीं भी आपका कैश नहीं दिख रहा है, ये आपका कौन सा आइटम हो गया? नॉन कैश आइटम हो गया, तो ये भी आपका नहीं होगा। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होता है? ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसको हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। तो रिसिप्ट है ये, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल रिसिप्ट्स को दिखाते हैं, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी आपका क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट, इसलिए इसको हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? सी। लाइफ मेंबरशिप फ़ी का मतलब होता है कि मेंबर लाइफ में एक बार फ़ी देते हैं। तो अगर हम एनपीओ की तरफ से देखेंगे तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या होता है? मेंबर्स के थ्रू, मेंबर से रिसीव किया जाता है। तो मेंबर से रिसीव किया जाएगा, तो आपका रिसीव कर रहे हैं तो कौन सा रिसिप्ट हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट आपका क्या आ जाएगा? ऑल रिसिप्ट में आ जाएगा। तो जितने भी रिसिप्ट्स पेमेंट होते हैं उसको हम उसको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स है, आप उसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी। नेक्स्ट है हमारा डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस। अब देखो डोनेशन का मतलब होता है गिफ्ट। जब हमें किसी से गिफ्ट मिल रहा हो, किसी पर्सन से, किसी इंस्टीट्यूशन से, कोई बिजनेस से हमें गिफ्ट मिलता है, उसको क्या कहते हैं? डोनेशन। डोनेशन आपका दो तरह का होता है, एक हो जाएगा जनरल डोनेशन, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका स्पेशल डोनेशन। जनरल डोनेशन को हम लोग कहते हैं ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। स्पेशल डोनेशन आपका क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इनकम। और कैपिटल रिसिप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटी। तो आपको बताना है कि डोनेशन रिसीव फॉर स्पेशल पर्पस। तो स्पेशल पर्पस के लिए जो डोनेशन रिसीव किया जाता है उसको क्या कहते हैं? स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन को कहाँ दिखाते हैं? तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कौन सा साइड? लायबिलिटी साइड। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये गलत हो गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन सा डोनेशन दिखाएंगे? जनरल डोनेशन दिखाएंगे। कौन सा साइड दिखाएंगे? इनकम साइड। और ये आपका स्पेशल डोनेशन है, तो ये नहीं होगा। शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट। हाँ, स्पेशल डोनेशन को याद रखना कि इसको हम लोग सेपरेट अकाउंट में ट्रीट करते हैं और कहाँ दिखाते हैं हम? बैलेंस शीट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सी क्यों नहीं होगा? तो शुड बी सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस। नहीं, स्पेशल डोनेशन को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस शुड बी क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट एंड सोन इन द बैलेंस शीट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 26 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ। तो इनकम एंड अभी हम जस्ट थोड़ा देर पहले बताएं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम किसको दिखाते हैं? तो रेवेन्यू नेचर वाले को, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू इनकम को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो कौन सा नेचर दिखाएंगे? रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर वाले को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। कैपिटल नेचर वाले में जैसे कैपिटल एक्सपेंस है तो उसको हम कहाँ दिखा देते हैं? एसेट साइड। कैपिटल रिसिप्ट्स है उसको हम कहाँ दिखा देंगे? लायबिलिटी साइड दिखा देंगे, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन से नेचर वाले ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है? रेवेन्यू नेचर वाले या रेकरिंग नेचर वाले। रेवेन्यू को हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू को हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं, ठीक है। और कैपिटल नेचर वाले को क्या कहते हैं हम लोग? नॉन रेकरिंग।
नन। देखिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका इसमें कौन सा नेचर वाला एंट्री देखा ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं, तो रेवेन्यू नेचर वाला। ठीक है, 27 नंबर हमारा क्या है, तो हम क्या करते हैं, देखो 27 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग कैश। क्या क्या दिया, स्टेशनरी का इन्फॉर्मेशन दिया। तो देखो आपको बताना है कि स्टेशनरी का कितना अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन करना सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स में क्या क्या आ जाता है, तो इसमें आ जाएगा आपका स्टेशनरी आ जाएगा। ठीक है, मेडिसिन्स आ जाएंगे, मेडिसिन्स आ जाएंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल्स आ जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप लोग देखो, आप इसका भी क्या करते हैं कि लेआउट बना लेते हैं। दे दिए पार्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले क्या लिख देंगे, अमाउंट पेड या कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर। और ऐड हम लोग क्या करते हैं, तो 3 चीज़ ऐड करते हैं हम लोग इसमें, ओपनिंग स्टॉक, फिर ऐड कर देंगे ओपनिंग एडवांस, फिर ऐड कर देंगे क्लोजिंग क्रेडिटर, और लेस क्या कर देंगे हम लोग, तो ओपनिंग स्टॉक जोड़ है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओपनिंग एडवांस जोड़ है तो क्लोजिंग एडवांस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर यहाँ दे देते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर जोड़ है तो ओपनिंग क्रेडिटर क्या हो जाएगा, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस हो जाएगा। तो चलो क्या क्या दिया है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये आपका 2008-9 प्रीवियस ईयर का हो गया, और 9-10 आपका क्या हो गया, करेंट ईयर। तो क्रेडिटर दिया, ओपनिंग क्रेडिटर कितना 8000, तो ओपनिंग क्रेडिटर देखो यहाँ पे हम 8000 दे दिए। क्लोजिंग क्रेडिटर 6000 है, क्लोजिंग क्रेडिटर यहाँ दे देते हैं 6000। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग कितना दिया है, 3000। प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस होता है उसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं। तो 3000 क्या हो गया आपका, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना हो गया, 3200, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 3200 दे देंगे। ठीक है, पेड कितना लिखा है, 60000, पेड हम यहाँ दे देते हैं 60000। ठीक है, इस क्वेश्चन में एडवांस नहीं दिया है तो एडवांस आप खाली रख दो, एडवांस आपका नहीं दिया हुआ। तो आपको ये 3 आइटम ऐड करने हैं, इसमें से कितना 6 और 3 कितना हो गया, 9000, यानी कि टोटल ऐड कर दो 69000। और इन दोनों को माइनस करना है, कितना माइनस करना है, तो 11200। तो अब माइनस करो, कितना आ जाएगा, एक सेकंड, 69000 अब माइनस 1 सेकंड कैलकुलेट कर लो, 69000 अब माइनस 11200, 57800, 57800। हमारा आंसर क्या आ गया, ए। तो इस तरह से अगर मान लो स्टेशनरी की जगह मेडिसिन का एक्सपेंस निकालना है तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स, तो पहले अमाउंट पेड लिख लेंगे, उसमें 3 चीज़ हम जोड़ते हैं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग क्रेडिटर, और 3 चीज़ हम लोग माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग क्रेडिटर। इस तरह से हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 28, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ का डिफिनीशन क्या है, वह ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना। तो आप लोग देख लो, प्रॉफिट अर्न करना इसका मोटिव नहीं होता। ये आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, आपको इसमें से बताने हैं कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है और अप्रोप्रिएट है। तो देखो पहले क्या होता है ना, जैसे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या करते, सॉरी, एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग 3 चीज़ बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, सेकेंड बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक हम बनाते हैं बैलेंस शीट।
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाया जाता है ना, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाया जाता है, ठीक है, सबसे अंत में, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस बनाना, तो सीक्वेंस कैसे होगा, तो पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, उसका बैलेंस शीट। तो ये सीक्वेंस आप लोग ढूंढो। हाँ, तो ये सीक्वेंस आपका यहाँ दिख रहा है कि पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, उसका बैलेंस शीट। और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से पहले क्या बनाया जाता है, कैश बुक। देखो, कैश बुक और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। कैश बुक जो होता है ना, वो डेली बेस पे बनता है, और एक तरह से कह सकते हो कैश बुक क्या है, सब्सिडरी है, टाइप ऑफ जर्नल है। तो जर्नल तो आपका रेगुलर बनता है, ठीक है, कैश बुक आपका क्या हो, डेली बेस पे बनता है। और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनता है। तो जब भी अगर हम कैश बुक और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का एक डिफरेंस कहना चाहें, तो कैश बुक जो होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से पहले बना लिया जाता है, और कैश बुक के आधार पर हम लोग क्या बनाते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो हमारा सीक्वेंस ये ए हमारा आंसर हो जाएगा कि पहले क्या बनाया जाता है, कैश बुक, उसका क्या बनाया जाता है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। सेकेंड क्यों नहीं होगा, तो लिखा है कि पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फिर कैश बुक, गलत हो गया, क्योंकि पहले कैश बुक बनाते हैं फिर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले नहीं बनता है, पहले बनता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ए। क्या सीक्वेंस सही है, तो पहले कैश बुक बनाते हैं, फिर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू प्राइस फंड इज शोन इन। अब देखो, हम लोग अभी थोड़ा जान लो फंड अकाउंटिंग के बारे में, ठीक है। फंड अकाउंटिंग में की पहचान कैसे करते हैं, तो आपके पास क्या रहेगा, एक पार्टिकुलर फंड दिया रहेगा, उससे रिलेटेड इनकम्स दिए रहेंगे और उससे रिलेटेड एक्सपेंस दिया रहेगा। तो जब भी आप फंड अकाउंटिंग देखो ना, तो उसको आप सीधे कहाँ ट्रीट कर दो, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ ट्रीट कर देंगे हम लोग, तो लायबिलिटी साइड ट्रीट कर देंगे। कौन सा साइड ट्रीट कर देंगे, लायबिलिटी साइड। तो जैसे मान लो प्राइस फंड है, तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या दिखा दिए, प्राइस फंड। अब क्या करेंगे कि प्राइस से रिलेटेड आपका इनकम हो रहा है, तो इनकम को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब प्राइस से रिलेटेड एक्सपेंस अगर होगा तो उस वहीं पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फंड अकाउंटिंग में क्या बताया कि अगर प्राइस फंड दिया है तो उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाओ, और इससे रिलेटेड इनकम को यहीं पे जोड़ दो, और इससे रिलेटेड एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, इसी प्राइस फंड में से माइनस कर देते हैं। और ये सारा काम कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो वही आपका कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्राइस फंड में कहाँ दिखाते हैं, प्राइस फंड से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस को कहाँ शो किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड प्राइस फंड में इनकम को जोड़ देते हैं और एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। और ये सारा काम कहाँ कर रहे हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो हमारा आंसर देखो यहाँ सी दिख रहा है कि हम लोग प्राइस फंड से रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंस को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 31 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो लिखा है फर्स्ट कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये गलत हो गया। कैश बुक और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ डिफरेंसेज होते हैं। कैसे, एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ कि कैश बुक जो होता है ये डेली बेस पे बनाया जाता है, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेली बेस पे नहीं बनता है। ये कब बनता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो डिफरेंस तो है। एक और डिफरेंस ले लो, कैश बुक में फोलियो का कोई कॉलम नहीं होता, लेजर फोलियो का कोई कॉलम, सॉरी कैश बुक में लेजर फोलियो का कॉलम होता है, लेकिन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लेजर फोलियो का कोई कॉलम नहीं देते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे सेकेंड है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कैश बुक। तो अभी हमने जस्ट बताया, हमने अभी कुछ सीक्वेंस बताए थे कि पहले क्या बनाया जाता है, कैश बुक के बाद क्या बनाया जाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो कह सकते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसके बाद बनाया जाता है, कैश बुक के बाद। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हम किसके बाद बना लेते हैं, कैश बुक के बाद, ठीक है। थर्ड क्यों नहीं होगा, तो देखो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज मेंटेन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ये तो ठीक है। वेयर एज कैश बुक इज मेंटेन बाय ट्रेडिंग कंसर्न, ये गलत हो गया। कैश बुक आपका होता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाए जाते हैं, या ऑल ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो केवल ये कहना है कि कैश बुक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, गलत होगा, क्योंकि कैश बुक सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आंसर है। आगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर कैश बुक, ये भी गलत हो गया, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बाद बनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी।
रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कैश बुक। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग कौन सा दिखाते हैं, तो जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है या रेवेन्यू रिसिप्ट या रेवेन्यू इनकम को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑल कैश रिसिप्ट। नहीं, ऑल कैश रिसिप्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि कैपिटल रिसिप्ट भी आ जाएगा और रेवेन्यू रिसिप्ट आ जाएगा। तो कैपिटल रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑल क्रेडिट रिसिप्ट, ऑल, तो ऑल रिसिप्ट में आपका दोनों आ जाएगा ना, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, तो ये भी नहीं होगा। ऑल जहाँ रहे ऑल चीज़ तो दिखाते ही नहीं है, केवल हम रेवेन्यू एक्सपेंस और रेवेन्यू रिसिप्ट या इनकम को दिखाते हैं, तो तीनों नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।